नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर के विरोध में वोट अधिकार यात्रा बिहार में हो रही है और बिहार के आज सुपौल में ये यात्रा है। और इधर बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि किनसे मुलाकात होनी है, पहले से कोई तय कार्यक्रम नहीं है और नीतीश कुमार का भी ये कार्यक्रम अचानक बना हुआ है। अब इसमें आने वाले दिनों में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर कोई बातचीत होनी है, सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत होनी है या फिर मुख्यमंत्री के नाम पर कोई बात होनी है, जो भी कारण हो सकते हैं। लेकिन आज उनकी यात्रा ये अचानक हो रही है और इसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक चर्चाएं काफी गर्म है कि अचानक नीतीश कुमार का ये दौरा क्यों हो रहा है। और उधर बिहार में जिस तरीके से एसआईआर के खिलाफ ये यात्रा चल रही है और उसको जिस तरीके से वहां आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, उसके पीछे भी नीतीश कुमार की इस यात्रा को माना जा रहा है, उसकी सफलता को लेकर और यहां पर किस तरीके से एनडीए रणनीति बनाएगा। एसआईआर पर नीतीश कुमार भी घिर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि आखिर इस मुद्दे पर वो खामोश क्यों हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी के कई नेता इसके विरोध में खुले तौर पर उतर आए हैं और उन्होंने चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के कई विधायकों ने, सांसदों ने और दूसरे कई नेताओं ने। तो यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण मामला है और बिहार की राजनीति काफी गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। और इधर जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को निर्देशित किया है और इधर चुनाव आयोग भी बैकफुट पर अब धीरे धीरे तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो चुनाव आयोग की ओर से निर्देशित जो उसको जिन चीजों के निर्देश दिए हैं उनको तो पूरा कर ही रहा है और तेजी ये भी दिखा रहा है कि अब वेरिफिकेशन जो 65 लाख लोगों का करना था उसके बारे में चुनाव आयोग ने बताया है कि वो लगभग पूरा कर लिया गया है। तो खैर, अब क्या चीज होता है एसआईआर पर, आगे क्या कुछ होगा, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पर सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर को सुनवाई होगी। लेकिन इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है और इसको लेकर वहां पर काफी ज्यादा एक हलचल है। और कि एसआईआर पर क्या होगा, क्या इसी सूची के आधार पर चुनाव आयोग मतदान कराएगा विधानसभा चुनाव में या फिर जो पिछली सूची थी उसके आधार पर। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरह से ये वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है और अब ये लगभग अपना आधा से ज्यादा ये पूरा कर चुकी है यात्रा का और आज सुपौल में है और ये इसको जो समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है उससे एनडीए की बेचैनी दिखाई पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी अब कई ऐसे पोस्टर निकाल रही है जो 20 साल 25 साल पुराने आरजेडी के सरकार के समय के हुआ करते थे। वो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा की काट के रूप में उनके पास कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल समीर जी, कोई राजनीतिक हथकंडा भी नहीं है और कोई मुद्दा भी नहीं है जी। यानी मुद्दा विहीन जो है वो हो चुकी है, बल्कि मुद्दे जो हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ मुद्दे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ मुद्दे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं और पूरा एनडीए इस समय घबराया हुआ दिखाई पड़ रहा है और टूटन भी एनडीए में दिखाई पड़ रही है। उधर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि चिराग पासवान भी अंदर अंदर जो है वो इंडिया गठबंधन से मिल गए हैं, इस तरह की बातें भी चलने लग गई हैं। अब ये पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, लेकिन इस तरह की चीज चलने लगी हैं। और ये भी अमलेंदु जी, नीति जिस तरह से यात्रा स्मूथली चल रही है उसके लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है इस यात्रा को लेकर। और जो यहां पर एक दिखाई पड़ रहा है पिछले कुछ समय से, नीतीश कुमार पहले भी इंडिया गठबंधन की ओर झुके हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि अब चुनाव बिल्कुल करीब है, इसमें क्या कोई फैसला हो सकता है, लेकिन राजनीति है और वो भी नीतीश कुमार है, कुछ भी हो सकता है। समीर जी, असल में जो बिहार में जिन सीटों पे सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं जी, उनमें से अधिकांश सीटें जो हैं वो जनता दल यू और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए ने जीती। उनमें भी जो अधिकांश सीटें हैं वो जनता दल यू द्वारा जीती गई हैं जी। तो जिन वोटों पे कटे, मतलब जिन सीटों पर कटे हैं उनमें अधिकांश सीटें जो हैं वो जनता दल यू वाली भी हैं। तो इस एसआईआर में तो ये समझ में आ गया है कि वोट चोरी जो है सिर्फ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने के लिए है। तो ये साफ तौर पर समझ में आ गया। तो नीतीश कुमार को लग गया है कि बीजेपी दोहरा खेल खेल रही है
चुनाव आयोग के साथ मिलकर, और वोट चोरी का जो है ये मामला, ये सिर्फ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, जनता दल यू को भी नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अब चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार ने शर्त रख दी है कि बीजेपी और जनता दल यू दोनों जो है बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे, और आपको अब जितनी भी सीटें देनी है चिराग पासवान को, वो बीजेपी अपने खाते से दे, हम एक भी सीट नहीं देंगे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को। ये शर्त नीतीश कुमार ने रख दी है। तो नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि अगर गठबंधन तोड़ना है तो गठबंधन तोड़े बीजेपी। जी हाँ। तो ये इसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए समीर जी ये खामोशी जो है वो बता रही है, और ये यात्रा जिन रूट से निकली है उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो नीतीश के प्रभाव वाला था, और वहाँ जबरदस्त समर्थन जो है वो इस यात्रा को मिलता हुआ देखा गया। जी, लोग बहुत दीवानगी के साथ राहुल का इंतजार कर रहे थे, और ज़बरदस्त तरीके से उनका गढ़ खासतौर से नवादा में जो है वो बहुत कहा जाए कि जोरदार तरीके से स्वागत हुआ राहुल गांधी का। अब आज इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं, और हम देखेंगे वो विजुअल भी प्रियंका गांधी पहुंची हैं सुपौल, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के वो पार्टियां भी पहुंचने वाली हैं इस यात्रा में जो दूसरे राज्यों की है और इंडिया गठबंधन में, बिहार से बाहर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं। इसको लेकर अमलेंदु जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के भीतर एक यूनिटी जो लोकसभा चुनाव के पहले से ही दिख रही है और मजबूत होती दिख रही है, और दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं थे दल, वो भी अब करीब आते दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, लगातार करीब आते दिख रहे हैं। और इस समीर जी को कहा जाता है ना कि सोने पे सुहागा, या कहिए कि मतलब अवसर जो खुद दे देते हैं, तो बीजेपी ने ये अवसर खुद दे दिया पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दिलवाकर। और जिस तरीके से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के नहीं पूरे विपक्ष के उम्मीदवार बन गए, और पूरे विपक्ष ने उनको समर्थन दिया है। इसके जरिए बहुत बड़ा खेल जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ होने जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के पैरों से जमीन जो है एकदम खिसकी हुई दिखाई पड़ रही है। नायडू और नीतीश के बारे में चर्चा है कि दोनों की आपस में बातचीत हो चुकी है, और इसके जरिए कोई बड़ा खेल हो सकता है। तो हो सकता है कि जो आ रहे हैं दिल्ली, जिसकी अपुष्ट सूत्रों के अनुसार सूचना है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, तो अगर वो दिल्ली आते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ वो बड़ा फैसला आकर ले भी सकते हैं। और क्या फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि चुनाव के बाद लेंगे कि चुनाव से पहले लेंगे। लेकिन इतना तय है समीर जी कि बिहार के चुनाव के बाद देश की राजनीति एकदम बदली हुई नजर आएगी, और बहुत कुछ बदलाव हमको 9 सितंबर को देखने को मिल जाएगा, जब उपराष्ट्रपति पद के जो है चुनाव के परिणाम आएंगे सामने। जी बिल्कुल, 9 सितंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे, 9 सितंबर को ही वोटिंग होनी है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के बीच में, जो मुकाबला है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच में। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं विजुअल, ये सुपौल के हैं आज, जहां वोटर अधिकार रैली वो यात्रा इस समय सुपौल में है, और वहां प्रियंका गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये सभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर इस यात्रा को। और ये लगातार जिस तरह से इसको समर्थन मिल रहा है, उसने एनडीए के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं, खास तौर पर बीजेपी की धड़कनें। हाँ बिल्कुल, बीजेपी की धड़कनें काफ़ी बढ़ा दी हैं इस यात्रा ने समीर जी, और घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के और गृह मंत्री तक सब दिखाई पड़ रहे हैं। और इस घबराहट में फिर अब जो है वो ईडी की भी एंट्री हो गई है, और आज आम आदमी पार्टी के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनके ठिकानों पर ईडी की जो है छापेमारी की गई है। तो ये एक तरीके से वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा चल रही है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश एक तरीके से की गई है। पहले और कोशिशें की गई थी उससे ध्यान भटकाने की, लेकिन उससे जब ध्यान नहीं का और मामला बढ़ता गया, तो अब ये ईडी को लेकर सामने लाया गया है, और निशाना बनाया गया है आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को। तो लेकिन इसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये टैक्टिस जो है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है, ताकि वोट चोरी का मसला जो है उससे ध्यान हट सके। लेकिन इससे ध्यान हटेगा नहीं हटेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है, और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेचैन दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार भी अंदर से बेचैन है, चूंकि नीतीश कुमार को समझ आ चुका है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन से संबंध भी खराब कर लिए। उनको एक मौका दिया गया था, लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि वो आए आकर काम करें, उनके पास अवसर था, वो इधर आ सकते थे, लेकिन उस समय वो लगे रहे कि साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कुछ करेंगे। तो देश में और बिहार में दोनों जगह कुछ परिस्थितियां दूसरी होती, और नीतीश कुमार के लिए भी सब कुछ गुडी गुडी होता। लेकिन अब जो है नीतीश कुमार जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं उससे कैसे निकलेंगे ये तो नीतीश कुमार जाने। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो दुष्चक्र रच रही है उसमें वो खुद फंसती हुई नजर आती है। और अमलेंदु जी, एक तस्वीर भी हम लोग दिखाएंगे जिस
जिसकी आज बिहार में बड़ी चर्चा हो रही है। और नीतीश कुमार जब आज शाम को जो उनका बताया जा रहा है कि कार्यक्रम दिल्ली आने का है, उससे पहले की वो तस्वीर है, बहुत कुछ कहती है वो तस्वीर, हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन सुपौल में ये जो आप देख रहे हैं विजुअल्स, ये तस्वीर हमारे सामने ये दिख भी रही है, काफी चर्चा इसकी हो रही है अमलेंदु जी। हाँ। इस तस्वीर में धर्मेंद्र प्रधान है और सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है, लेकिन चर्चा क्यों हो रही है? हाँ, देखिए, इसकी चर्चा इसलिए हो रही है समीर जी, या इसको आप देख के समझ सकते हैं, जो दिख रही है कि ये राष्ट्रीय कार्य, अब 2 कुर्सियां पड़ी हैं बीजेपी के नेताओं के लिए। आप देखिए वो कुर्सियां हैं कि क्या हैं, वो आपको सब साफ समझ आता है। वो लगता है जैसे राज सिंहासन जो है वो है और उस पर 2 राजा बैठे हुए हैं, और उससे थोड़ी सी कम जो है वो कुर्सी संजय झा की दिखाई पड़ रही है। और सबसे खराब कुर्सी जो है वो आप उसको स्टूल भी कह सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कि स्टूल मंत्री होते हैं, डिप्टी सीएम, उनके लिए स्टूल रखा गया था, तो उसी सीएम के लिए, तो यहाँ सीएम के लिए स्टूल रखा गया। अब आप देखिए कि किस ये समीर जी सिर्फ एक विजुअल भर नहीं है, एक चित्र नहीं है, और एक चित्र जो है बहुत कुछ कहता है। तो ये चित्र बहुत कुछ कह रहा है कि बिहार में एनडीए में चल क्या रहा है। ये चित्र उसकी एक बानगी है कि नीतीश कुमार को किस तरीके से अब बीजेपी ट्रीट कर रही है। ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि आप दरवाजे पर बैठे हुए दरबान की तरीके से अब हैं, तो आप खुद जाना चाहें तो खुद चले जाइए, वरना चुनाव के बाद आपको भेज दिया जाएगा। ये संकेत ये चित्र दे रहा है। तो क्या नीतीश कुमार अब समझ चुके हैं और नीतीश कुमार की दाल नहीं गल पा रही है, तो दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली आकर नीतीश कुमार क्या करते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों जो हैं राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा से घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और चुनाव आयोग अब सफाई देने पर उतर आया है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग सफाई देने पर उतर आया है। लेकिन सुपौल में आज ये यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इसमें घिरा हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए उसका जो तौर तरीका है काफी बदला हुआ दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगातार लग रही है। क्या कह रहे हैं इसी सुपौल में, इस यात्रा में जो बिहार में प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के कृष्णा अल्लावरू, एक बार उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और इस यात्रा में आज प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहुंचे हुए हैं। वोट शेयर मिला है, फिर वोट चोरी का आरोप कैसे राहुल गांधी कर रहे हैं? जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के साथ है। अगर वोट चोरी नहीं होती तो प्रधानमंत्री नहीं होते। हम साफ साफ दावे कह रहे हैं, सबूत के साथ हम दिखा रहे हैं कि हर एक असेंबली में, हर एक पार्लियामेंट में वोट चोरी के कारण बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, नहीं तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसीलिए हम कहते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। दूसरा, आज से जब फिर यात्रा का क्रम शुरू हो रहा है, प्रियंका जी आज शामिल हो रहे हैं, और क्या ग्रेजुअली कौन कौन से लोग जुड़ेंगे, क्या स्वरूप रहेगा यात्रा? जी, इंडिया गठबंधन के सीनियर लोग अलग अलग समय पर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी आएंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री भी आएंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी आएंगे, और अनेक जो सीनियर व्यक्ति हैं अलग अलग स्टेट से, वो भी आते जाते रहेंगे। तो 1 तारीख को जो पटना गांधी मैदान में रैली आप लोगों की होनी थी, अब वो मंच से भाषण का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्या पदयात्रा भी होगा पटना में सभी अपोजिशन लीडर के साथ? 1 तारीख को यात्रा की समापन पटना में होनी थी, होगी। मार्च है, क्योंकि सड़क पर उतर के संघर्ष करने का मुद्दा है, इसीलिए मार्च का माध्यम चुना गया, और उस मार्च में हम इस यात्रा का समापन पटना में करेंगे। तो मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा? मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा। कहाँ तक जाएगी? अम्बेडकर स्टैचू तक जाएगा। सभी लीडर साथ में मार्च करेंगे? मार्च करेंगे। स्टेज भाषण नहीं होगा? स्टेज भाषण जहाँ पे भी हम पहुंचेंगे यात्रा के एंड में, कुछ चुनित नेताओं का भाषण होगा। तो ये कृष्णा अल्लावरू बता रहे हैं यात्रा के बारे में, और 1 तारीख को पटना में इस वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा, और उस दिन वहां पर मार्च होगा, बड़ा मार्च। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे और लगातार इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और पूरी यात्रा में चल रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी। और यात्रा जिस तरीके से आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, आम जनता का समर्थन मिल रहा है, निश्चित
निश्चित तौर पर वो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। वो मुश्किलें लगातार दिखाई भी पड़ रही हैं। क्या कुछ इस पर बातें हो रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार मुकेश सहनी को सुनते हैं। वीआईपी पार्टी है, उसके नेता हैं और काफी प्रभाव रखते हैं कई इलाकों में। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं इस यात्रा को लेकर, और यह भी कि इस यात्रा में कोई अभी वोट शेयरिंग जैसी बात नहीं हो रही है, इस बात को कह रहे हैं। अभी उनका कहना है कि इसका मकसद यही है कि वोटर्स को जागरूक करना है, किस तरह से उनको मतदाता सूची से बाहर करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप सामने आने वाला समय देखिएगा, वीआईपी पार्टी कितना सीट लड़ेगा, ठीक है, और हम सब मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और सरकार हम लोगों का बनेगा। तो एक पार्टी का सरकार नहीं बनेगा, गठबंधन में जितने भी पार्टी दल है सभी के सहयोग से सरकार बनेगी। डीसी में जब राहुल गांधी से पूछा गया था, आपको तेजस्वी ने पीएम डिक्लेयर किया, आप तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर करिए, तो राहुल गांधी कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया कि सीएम वही बनेगा। सिर्फ राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे, गठबंधन के सभी दल जो है ना वो सबको मिलकर डिसीजन लेना है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी पे ये सारी चीज चर्चा होगा। अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछेगा तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, तो राहुल गांधी जी व्यक्तिगत बोल सकते हैं, लेकिन जब सिस्टम की बात होगा तो वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय मतलब क्लियर है कि तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय गठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगा। तो ये मुकेश सहनी की इसमें मुख्यमंत्री गठबंधन और कौन नेता होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सारी बातें अभी तय नहीं है। हालांकि ये पूछा जाता है और इस उम्मीद से पूछा जाता है कि कोई नेता कोई विवादित बयान दे दे, और शायद उसी मकसद से पूछा गया होगा। लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से कहा मुकेश सहनी ने कि राहुल गांधी नहीं तय करेंगे, वहां पर गठबंधन के सहयोगी दल तय करेंगे और विधायक दल तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, राहुल गांधी कैसे तय करेंगे भाई? राहुल गांधी कोई उनके हाथ में थोड़ी है कि सबकी घोषणा कर दें। गठबंधन मिलकर तय करेगा, निश्चित तौर पे ये बात सही है, गठबंधन मिलकर तय करेगा। राहुल गांधी अकेले थोड़ी है, ना तेजस्वी यादव है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा कौन नहीं होगा, और गठबंधन कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख के लड़ाई ही नहीं है चुनाव। प्रधानमंत्री तक का चुनाव नहीं लड़ा तो क्यों गठबंधन सामने चेहरा रखकर चुनाव लेगा? जिसको समझना वो सब समझते हैं कि कौन दावेदार हो सकता है, तो वो अब अलग चीज है। लेकिन समीर जी, इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त जो हैं, आप समझ गए होंगे उनके दोस्त सबसे अच्छे जो हैं वो दोस्त हैं उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप। तो वहां अमेरिका ने अब घोषणा कर दी है कि 27 अगस्त से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। इसकी अधिसूचना अब जारी हो गई है। जी बिल्कुल, इसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया है और ये दिखा रहा है लगातार किस तरीके से, और एक बार फिर दोहराया भी अभी कल उन्होंने, जो 35-36 बार दोहराया, 37वीं बार फिर कहा है उन्होंने, और कहा है कि अब की तो कहा है कि 7 जेट जो थे वो गिरे थे और व्यापार का डर दिखाकर मैंने जो था वो वार रुकवाया भारत और पाकिस्तान के बीच, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के मित्र जो हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, बचपन में साथ साथ मगरमच्छ पकड़ते थे दोनों, तो वो दोनों जो है बहुत साथ साथ खेले कूदे हैं। तो वो बता रहे हैं मतलब किस तरीके से भारत के ऊपर प्रहार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के मित्र, ये सामने आ रहा है समीर जी। और अभी कल अहमदाबाद में भी प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे अमलेंदु जी, वहां उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि किसी दबाव में हम आएंगे, लेकिन एक भी बार उन्होंने अमेरिका और ट्रंप का नाम वहां पर नहीं लिया। हाँ, मतलब अब कहना यह है कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं ट्रंप का और नाम लेने का और अमेरिका का नाम लेने का कि इनके दबाव में हम नहीं आएंगे या इनके दबाव से हमारा जो है वो सीज फायर हुआ, ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और सदन में भी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे जब राहुल गांधी साहब कहा था अरे तो ट्रंप का नाम ले लो भाई, तो पानी जो थे वो मांग गए थे और तुरंत पानी पीने लग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल ये प्रधानमंत्री और उनके दोस्त की बातें हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा की समीर जी, ये अब काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही है। और इस वोटर अधिकार यात्रा ने एक अवसर फिर मतलब वोट चोरी ने जो है ये कहा जाए कि चुनाव आयोग के जरिए जो वोट चोरी कराई जा रही है, इसके जो आरोप लग रहे हैं, इसने पूरे इंडिया गठबंधन और उसके साथ साथ अन्य विपक्षी दलों को भी एकजुट होने का एक बड़ा अवसर प्रदान कर दिया है। ये साफ समझ में आ रहा है। तो अब ये देखा जा सकता है कि इससे कितनी ताकत जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है और एक बड़ा जो मोर्चा है वो तैयार होता दिखाई पड़ रहा है। साथ में इसके साथ साथ जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आ गया, इसने भी एक अवसर प्रदान किया कि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो जाए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह समीजिए कि नरेंद्र मोदी अल्पमत के प्रधानमंत्री हैं।
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसमें कोई खेल करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका असर सीधा सीधा नरेंद्र मोदी की सरकार पर पड़ेगा। और ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो 30 दिन वाला जो विधेयक लाया जा रहा है मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों की गिरफ्तारी वाला, ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए लाया जा रहा है। ये आरोप सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने लगाया है। समझिए, बिल्कुल, एक बार सुनेंगे भी तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लगातार, ये सुपौल के हैं, जो वोटर अधिकार यात्रा इस समय इंडिया गठबंधन की चल रही है। आज इस यात्रा में प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल है। और यात्रा आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको लगातार आम जनता का वहां समर्थन मिल रहा है। गठबंधन के तो वहां कार्यकर्ता और नेता मौजूद है ही। सुनते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को हम सुनवाएंगे। आप यात्रा, इसके विजुअल्स को हम देख सकते हैं फुल स्क्रीन पर। इसमें राहुल गांधी हैं, सब तमाम नेता इंडिया गठबंधन के घटक दलों के हैं, और दीपांकर भट्टाचार्य भी दिख रहे हैं। और इस यात्रा को लेकर अब परेशानी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक कार्यक्रम आज बनता है दिल्ली के लिए। दिल्ली आना है उन्हें। बताया जा रहा है कि 2 दिन की उनकी ये यात्रा है, अचानक तय हुई है। यहां बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। और क्या प्लानिंग है, हालांकि अभी कोई भी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है कि किससे उनकी मुलाकात है, क्योंकि लगातार इधर बीच हम लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार की भी दिल्ली यात्रा होती है, बीजेपी के भी बड़े नेताओं की, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई, खासतौर पर अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में। हाँ बिल्कुल समझिए, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, ये साफ तौर पर देखने में आया। और एक तरीके से कहा जाए कि काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस गठबंधन को। लेकिन समीर जी, जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी से एक प्रेम सागर नाम के व्यक्ति ने बातचीत की है। और वो लड़का क्या कह रहा है, राहुल गांधी ने उसको खुद ट्वीट किया है। तो आप हम लोग सुन सकते हैं। तो राहुल गांधी का ट्वीट जो है, वो ट्वीट भी हम देखेंगे, और प्रेम सागर ने कहा क्या है राहुल गांधी से, ये भी हम लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, उसको देख लेते हैं। और जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, तो लिखा है उन्होंने इसमें कि प्रेम सागर की ये बातें बिहार के युवाओं की दर्दनाक सच्चाई है। टूटी शिक्षा व्यवस्था उनके सपनों को तोड़ रही है, लाखों भविष्य बर्बाद कर रही है। और अभी कल ही उनकी मुलाकात हुई थी अमलेंदु जी तमाम प्रतियोगी छात्रों से, और परसों किस तरीके से रामलीला मैदान में छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई थी। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो लिखा है। और क्या प्रेम सागर क्या कह रहे हैं, वो भी राहुल गांधी ने इसमें पोस्ट किया है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये वहाँ जो प्रतियोगी छात्रों के साथ पटना में भी लाठियां पड़ी, और यहाँ जब एसएससी के छात्र परीक्षा में धांधली को लेकर शिकायतें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में भी डंडे बरसे हैं, और डंडे बरसे हैं वहाँ बिहार में भी, वहाँ डंडे बरसे। तो ये, और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, ये एक तरीके से बता रहे हैं वो जो लड़का जो प्रेम सागर बता रहे हैं राहुल गांधी को कि ये जो है जिस तरीके से कर रहे हैं। तो ये साफ देखते हैं कि ये आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वोट चोरी का मसला किस तरीके से है। और राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। लोग आकर वोट चोरी के साथ साथ और समस्याएं भी बता रहे हैं कि 20 साल में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बिहार का किस तरीके से कबाड़ा किया है, ये जो है वो बताते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। समीर जी, आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। ये प्रेम सागर का वीडियो हम लोग सुन भी सकते हैं। प्रेम सागर जी सुन लेते हैं, इस वीडियो को देखते हैं जिसको राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। मेरा नाम प्रेम सागर कुमार है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, और यहाँ पे कॉलेज में एक भी लैब नहीं है। इस वजह से संस्था में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, और वहाँ यहाँ पे कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। कॉलेज सब में लैब नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए कोई सामान नहीं है, अच्छे ढंग से टीचर नहीं है। हर जगह जीएसटी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मर रहे गरीब है, कहाँ से पैसा लाए, अच्छे कॉलेज में कहाँ जाए। ये बताओ क्या है ये सर इसरो में सिलेक्ट में था। मेरा 1 महीना का ट्रेनिंग चला था इसरो में, और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग किया हूँ। यहाँ पे 10th में सिलेक्शन हुआ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अब क्या करोगे? सर इसरो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आगे शिक्षा पापा क्या करते हैं? पापा किसान है सर। किसान, बिल्कुल किसान। क्या सर? पूरा नाम क्या आपका? प्रेम सागर कुमार। प्रेम सागर कुमार। जी सर। और बड़े होके क्या करना चाहते हैं? हम देश के लिए साइंटिस्ट बनना चाहते हैं।
तो ये प्रेम सागर हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन क्या शिक्षा की व्यवस्था है, क्या रोजगार की व्यवस्था है, क्या उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, ये उसका पर्दाफाश कर रहे हैं वहां के तमाम छात्र, वहां के प्रतियोगी छात्र। और जिस तरह से वहां परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, परीक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और उसके बाद जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है समीर जी कि लाठियां छात्रों पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर जो है लाठियां बरसाई जा रही हैं। पूरी युवा जो पीढ़ी है उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से अब ये आगे बढ़ता है यात्रा, और क्या क्या मुद्दे इसमें उठ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ जो मुद्दे उठ रहे हैं वो रोजी रोटी रोजगार के हैं, प्रवास के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे जो हैं वो उठ रहे हैं, और लोग अपनी शिकायतें भी रख रहे हैं कि सरकार ने क्या किया। प्रेम सागर साफ तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें प्रयोगशालाएं नहीं हैं, और वो वैज्ञानिक बनना चाहता है जो, तो उसके लिए साधन ही उपलब्ध नहीं है। तो ये बिहार की तो हालत है बहुत ही खराब है। हालांकि अब बिहार जैसी ही व्यवस्था जो है बनाने की तैयारियां पूरे देश में ये सरकार कर रही है, मोदी सरकार, कि शिक्षा व्यवस्था इसी तरीके की कर दी जाए कि लोगों को सुविधाएं ना हो और शिक्षा जो है एक खास तबके के पास सिमट कर रह जाए। तो ये वोट चोरी का मसला समीर जी केवल वोट चोरी का मसला नहीं है, ये आम नागरिकों के अधिकारों का, उनकी नागरिकता का, उनके हक हकूक का मसला भी बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए एक बड़ी चेतना जो है पैदा करने का काम किया है। जी बिल्कुल, और जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, जो दावा किया जाता है कि 20 साल में क्या कुछ कर दिया है, वो सारी चीजें भी, वो सच्चाई भी बाहर निकल कर आ रही है। और ये प्रेम सागर, ये राहुल गांधी से उस यात्रा में मिले, बात कर रहे हैं, और इस तरह के हजारों छात्र, हजारों युवा वहां पर यात्रा में मिल भी रहे हैं, शामिल भी हो रहे हैं। उनकी अपनी समस्याएं जो है वो सारी निकल कर बाहर आ रही हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए किस तरीके से बिहार की तमाम समस्याएं उजागर हो रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं, वो सामने आ रही हैं, सरकार के दावों की किस तरह से कलई खोल रही है, ये स्पष्ट होता दिख रहा है। और ये यात्रा अब 1 तारीख को समाप्त होगी पटना में, और उसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता शामिल होंगे, और ये इसको लेकर अब सरकार निश्चित तौर पर एक उस कह दीजिए कि घिरी हुई नजर आ रही है। और उसका घिरी हुई किस तरीके से है ये दिखाई भी पड़ रहा है। नीतीश कुमार की अचानक आज दिल्ली यात्रा इसी उस परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अगर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात करनी थी, किसी और मुद्दे पर बात करनी थी, तो ये पहले भी हो सकती थी, या फिर कोई कार्यक्रम तय होता। लेकिन अचानक अगर ये कार्यक्रम बना हुआ है तो इसके पीछे केवल सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग का होगा तो उसमें घटक दल के और नेता भी शामिल होंगे। लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम अभी आया नहीं है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और एनडीए गठबंधन की तरफ से, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम ले जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, अभी कोई नहीं आया है बीजेपी की तरफ से कि किस तरीके का गठबंधन होगा, क्या नहीं होगा। सवाल जो है हमारे पत्रकार बंधु भी जो है, जहाँ मीडिया कर्मी जो है वो भी जाते हैं तो राहुल गांधी से तो पूछते हैं कि चेहरा कौन होगा यहाँ, लेकिन मोदी जी से नहीं पूछते, अमित शाह से नहीं पूछते कि यहाँ चेहरा कौन होगा। भाई आपका तो मुख्यमंत्री है तो घोषित कर दो चेहरा कौन होगा, तो काहे चेहरा घोषित नहीं कर दो। परेशानी इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा इसको लेकर क्यों हो रही है? परेशानी तो इस बात को लेकर होनी चाहिए कि एनडीए जो है जिसका मुख्यमंत्री मौजूद है, तो मौजूदा मुख्यमंत्री चेहरा होगा कि नहीं होगा। परेशानी ये होनी चाहिए, लेकिन परेशानी ये नहीं है। परेशानी ये है कि गठबंधन जो है, जो अपना चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ता ही नहीं है, उससे सवाल किया जा रहा है कि आपका चेहरा कौन होगा। तो ये सवाल ही एक तरीके से गलत है। लेकिन ये सवाल भी बता रहे हैं समीर जी कि परेशानी जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में बढ़ती चली जा रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये परेशानी किस तरीके से बढ़ती जा रही है। और इधर उपराष्ट्रपति का चुनाव जो बीच में आया है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद, उसने भी एनडीए को और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल रखा है। क्योंकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन के घटक दलों में उपराष्ट्रपति के चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर एक नजदीकी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हालांकि स्पष्ट रूप से उस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अगर कहीं थोड़ी बहुत भी क्रॉस वोटिंग हो गई तो फिर एनडीए का अपना उम्मीदवार जिता पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे भी बहुत ही क्लोज फाइट है अमलेंदु जी। हाँ, बहुत क्लोज फाइट है समीर जी, और अब बेचैनी देखी जा सकती है। रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रवक्ता भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, आजकल बेरोजगार हैं, सिर्फ सांसद हैं, तो उन्होंने जो है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के ऊपर कुछ कटाक्ष किया और उसका जवाब पवन खेड़ा ने दिया। तो हम लोग सुन सकते हैं कि पहले रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, उसके बाद सुनेंगे कि पवन खेड़ा ने क्या कहा। रविशंकर प्रसाद को पहले हम लोग सुनेंगे कि वो
क्या सवाल जो है इंडिया गठबंधन के उठा रहे हैं। इधर जो जिस तरीके से जबकि खुद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कानून मंत्री भी रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के ऊपर हमला बोला समीर जी, और उसका जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने जवाब बहुत तगड़ा करके दिया है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने, और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फैसला था उनका सलमा जुलूम पर, वो फैसला उनका नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि 14 साल के बाद आखिर अमित शाह को अब ये याद कैसे आई है, और 14 साल तक अमित शाह कर क्या रहे थे। तो ये उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा है उनसे। और ये भी एक आरोप लगाया था अमित शाह ने, साहब इन्होंने एक फैसला दे दिया था कि सीआरपीएफ ने जो स्कूलों पर कब्जा कर लिया तो वो खाली कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप समझ सकते हैं कि ये गृह मंत्री की शिक्षा के अधिकार को लेकर कैसी समझ है। यानी स्कूल आप बंद कर रहे हैं, स्कूलों पर आप कब्जा करा रहे हैं सैन्य बलों का, और आप बता रहे हैं कि आप शिक्षा के समर्थक हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप कर रहा है तो आप उसको नक्सल समर्थक बता रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। असल में समीर जी है क्या, इस बयान के जरिए अमित शाह क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सामने आ गई कि ये शिक्षा के किस तरीके से विरोधी हैं, गरीब का बच्चा पढ़ने ना पाए। और यही इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि 20,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और अब तक लगभग कई लाख स्कूल जो है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई लाख स्कूल जो है वो बंद किए जा चुके हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं वो। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग शिक्षा के कितने विरोधी हैं। और साथ में ये भी कि कानून के राज के बजाय पुलिस राज को कितना महत्व देते हैं, एजेंडे में है, और इसीलिए ये लेकर आया जा रहा है। लगता ये कि जैसे दरोगा जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी बन जाएंगे अब, और प्रधानमंत्री गृहमंत्री का पद छोड़ देंगे कानून आने के बाद। ऐसा लगता है कि नौकरी जो ये प्रधानमंत्री गृहमंत्री की छोड़ के दरोगा की नौकरी करेंगे, क्योंकि दरोगा ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। एक दरोगा एक FIR लिखेगा मुख्यमंत्री के खिलाफ, जाके गिरफ्तार कर लेगा जाके। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। उसके बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने जो जवाब दिया है उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बी सुदर्शन रेड्डी से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह को भारत के कई पूर्व न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्होंने एक सख्त चेतावनी भरे लहजे में एक बयान जारी किया, संयुक्त बयान, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की भी थी। और बी सुदर्शन रेड्डी भी उस पर क्या कह रहे हैं वो बात हम करेंगे, लेकिन एक बार सुन लेते हैं पहले रविशंकर प्रसाद को, और फिर उनके सवालों पर पवन खेड़ा का क्या जवाब है। पहले रविशंकर प्रसाद को सुनते हैं। आपको पता है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। हम सभी जजेस का सम्मान करते हैं। सलवा जुलूम मामले में 2011 के उनके निर्णय पर देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की थी कि उनके इस निर्णय से माओवाद के प्रकोप को कम करने में कठिनाई पैदा हुई है। इसको लेकर आज कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि गृह मंत्री जी की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आज कुछ बहुत बुनियादी तो ये अब इसको किस तरीके से देखा जाए अमलेंदु जी? खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री रहे हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो अमित शाह का एक तरीके से बचाव कर रहे हैं, किसी मजबूरी में कर रहे हैं, पार्टी की मजबूरी में कर रहे हैं, या फिर उसके कानूनी पक्ष की ओर से? पहले सुन लेते हैं पवन खेड़ा, इनके जो बचाव में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बचाव में कहा है, और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, उस पर पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं? Regarding your candidate, opposition vice president candidate, Justice B. Sudarshan Reddy, has come under the criticism from the BJP. Ravishankar Prasad also said that Reddy's judgment has been inclination towards Maoism. Well, we don't expect Home Minister or the Prime Minister, despite all his degrees, to read the entire judgment. But we expect Ravishankar Prasad, who is a lawyer himself, to read the judgment. He has clearly come out against Maoism, against Naxalism.
He's only suggested that it should be through security forces and not through Salvajudam. What's so wrong about it? Salvajudam was started by our MLA, Mahindra Karma, late Mahindra Karma. But we did not interfere in the Supreme Court. The Supreme Court overruled Salvajudam and we accepted the judgment. Now this government has been in power for 11 years. What are they doing? Congress तो ये पवन खेड़ा को हमने सुना, लेकिन ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को किस तरह से राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। और अभी तक तो आप खामोश रहे। अगर वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए तो फिर अब आप उनकी आलोचना करने लगे। बड़ा गंभीर मसला है अमलेंदु जी। और कहा भी है एक इंटरव्यू में, जो बी सुदर्शन रेड्डी साहब ने, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि कोई भी फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। उस सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि होता है, कोई एक अकेला वो व्यक्ति नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल अकेला व्यक्ति नहीं होता है। और जो एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने साफ तौर पर कहा कि भाई इतने ताकतवर गृहमंत्री जो हैं 14 साल के बाद ये मुद्दा उठा रहे हैं। और जस्टिस रेड्डी ने कहा कि राज्य को हिंसा के ऐसे खतरे से लड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन फैसले में सिर्फ इतना कहा गया था कि इसे आउटसोर्स ना करें। यानी आप जो जनता को लड़ा रहे हैं हथियार देकर के, तो आप जनता को हथियार देकर ना लड़ाइए। सरकार का कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य पूरा करे। सरकार अगर नक्सलियों से नहीं लड़ पा रही है और नाकारा साबित हो रही है, तो आप जो है जनता को हथियार दे देंगे, जाके लड़ो नक्सलियों से। इसको लेकर रोक लगाई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य जो है हिंसा का मुकाबला तो कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। और ये तो मौलिक अधिकारों के घोर दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी वाले। ये तो कहते हैं मानव का कोई अधिकार ही नहीं है। अधिकार तो सिर्फ मोदी जी के, अमित शाह जी के या आरएसएस के लोगों के, और किसी का कोई अधिकार ही नहीं है। जनता का तो कोई अधिकार है ही नहीं। इनका तो कहना यही है। ये शाह ने जो कहा था वो ये कहा था कि अगर रेड्डी का ये फैसला नहीं आता, मतलब जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का, तो नक्सलवाद 2020 तक ही जो था वो समाप्त हो गया होता। ये था। तो इस पर उनको ये भी कहा उन्होंने, जस्टिस रेड्डी ने, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि राज्य को किसी समूह या संगठन द्वारा की गई हिंसा को माफ कर देना चाहिए। फैसले में ये नहीं था कि आप नक्सलियों की हिंसा को माफ कर दें। और ये कहा कि राज्य का संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी है कि वह हिंसा से निपटे। हिंसा से लड़ने के नाम पर दूसरा हिंसक समूह नहीं बनाया जा सकता और एक दूसरे के खिलाफ आप हथियारों से नहीं लड़ सकते। हथियार चलाने का एक अधिकार हमेशा राज्य के पास रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह साफ तौर पर उन्होंने अपने आदेश में कहा था। और यह आदेश बिल्कुल सही था कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि साहब अगर हमारी समीर जी की लड़ाई हो जाए तो आप समीर जी को भी तो हथियार दे दो, आप अमलेंदु जी को भी हथियार दे दें कि लड़ो, जाको, निपट लो। जो सरकार कुछ नहीं कर सकती, कानून जो है वो गया। और सबसे बड़ी बात अमलेंदु जी कि अगर उस पर आपत्ति थी, उस फैसले पर आपत्ति थी, तो उस पर उस समय भी चुनौती दी जा सकती थी, बाद में भी दी जा सकती थी, लेकिन आप नहीं। और अगर उस पर आलोचना भी करनी थी तो आप कभी कर सकते थे। आलोचना अब क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आलोचना आप कर सकते थे, और आपने उस समय आलोचना नहीं की, तो आपको जाना चाहिए था। 11 साल से आप केंद्र में मंत्री हैं, तब आपको चले जाना चाहिए था। पुनर्विचार याचिका आपको सुप्रीम कोर्ट में लगानी थी, लगा सकते थे, वो आपने नहीं लगाई। अब आप एक जस्टिस को जो है आप निशाना बनाकर अगर इस तरह की बातें करेंगे, एक न्यायाधीश को बनाकर, पूर्व न्यायाधीश को, तो इस पर निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और इस पर काफी ज्यादा घिरे हुए नजर आए। बड़ी हैरानी की बात है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश को नक्सलियों का समर्थक बता रहे हैं उनके फैसलों के कारण, और वर्तमान न्यायाधीश चीफ जस्टिस को बता रहे हैं कि ये गृह युद्ध भड़का रहे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। ये भी बड़ी हैरानी की बात है अमलेंदु जी। बीजेपी के सांसद किस तरह से, और एक ही बार उन्होंने नहीं कहा, बार बार अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। समीर जी, हम फिर कहेंगे कि एक रिटायर्ड जज को के ऊपर कुछ टिप्पणी एक पत्रकार ने कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेकर अवमानना का नोटिस भेज दिया। यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर गृह मंत्री से लेकर पूर्व मंत्री तक और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता टिप्पणियां कर रहे हैं। 18 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सुप्रीम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जस्टिस जो है वो चिट्ठी लिख रहे हैं, वो संयुक्त वक्तव्य जारी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है। भाई सुप्रीम कोर्ट को सख्त हिदायत देनी चाहिए अमित शाह को कि आप दायरे में रहिए। आप कैसे इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं? आप पूरी न्यायपालिका के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये नहीं आ रहा है कहीं से भी, लेकिन आप एक पत्रकार को उठाकर सुमोटो आप जारी कर देते हैं।
तो ये सवाल तो उठेंगे निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है सरकार के, अमित शाह जी के दबाव में है, ये सवाल उठ रहे हैं जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं और सवाल लाजमी है कि एक पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके फैसलों को लेकर किस तरह की राजनीतिक टिप्पणी की जा रही है और उनके ऊपर कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। नक्सलियों का समर्थक होने का आरोप लगाया जा रहा है और इसे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो विपक्षी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो किसी राजनीतिक पार्टी के भी उम्मीदवार नहीं, लेकिन जो बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो सीधे तौर पर उनको कहा कि ये देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। पहली बात तो ये कि उनको कहां से पता लग गया कि देश में गृह युद्ध हो रहा है और गृह युद्ध भड़काने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट खामोश है। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और शीर्ष नेता अगर बार बार इस बात को कह रहे हैं तो इससे क्या समझा जाए। विपक्ष का जो आरोप है कि इनकी संविधान के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, क्या यह सही है? संविधान की उन्हीं संस्थाओं के प्रति निष्ठा रहेगी जो इनके लिए काम कर रहे होंगे, उसके अलावा वो भी राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, नक्सली हो जाएंगे और इस तरह की तमाम बातें हो जाएंगी। ये बड़ी हैरानी की बात है। हाँ बिल्कुल समझिए, काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बातें हैं और निश्चित तौर पे आप चुनाव लड़ने के लिए आप इस तरीके से व्यक्तिगत आक्षेप कैसे आप कर सकते हैं और फिर आप इनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस आफ्ताब आलम, उनके ऊपर भी आपने लेकर आरोप लगाया अमित शाह ने। तो इस तरीके के आरोप आप सारे जजों पर लगा रहे हैं, तो आपके समर्थक भी जज रहते हैं उनके ऊपर भी आरोप लगेंगे। इसका मतलब आपको जो छूट मिली, जो आप बरी हुए, वो आपको छूट जो थी वो इस तरीके से मिली कि आपके समर्थक जज थे जी। क्या ये समझा जाए फिर? अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भाई जिन्होंने आपको जमानत दी, इसका मतलब आपने उनको कन्विंस कर लिया, जमानत दी, आपको बरी किया, आपको बरी किया, तो इसका मतलब वो आपसे मिले, मतलब आपसे मिले हुए थे। तो क्या ये कहना चाहते हैं, क्या अमित शाह जी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले जो है इसी आधार पर होते हैं कौन किसका समर्थक है कौन किसका समर्थक नहीं है? तो क्या उमर खालिद को जमानत इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जज साहिबान जो बीजेपी के समर्थक हैं? क्या ये कहना चाहते हैं अमित शाह जी? आखिर अमित शाह जी कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल ये पड़ेगा। बिल्कुल ये तो एक बड़ा गंभीर मसला है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर मसला कि एक पूर्व कानून मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को जस्टिफाई करने के लिए अब वो बाध्य हो रहे हैं या फिर बहुत उनके पास कोई मजबूत तर्क है। मजबूत तर्क कितने थे वो तो बता दिया पवन खेड़ा ने, लेकिन उनको क्यों जस्टिफाई करने के लिए उतरना पड़ रहा है मैदान में, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है अमलेंदु जी। बिल्कुल कोई और भी कर सकता था, उस पर सफाई दे सकता था, लेकिन रविशंकर प्रसाद को ही कहा गया कि आप ही को करना है। हाँ बिल्कुल, ये कहा गया रविशंकर प्रसाद को ही कि आप ही को करना है, उतरे। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा कि किसने उनको भेजा, वो कहने के लिए चले आए या खुद ही अपनी जो है साबित करना चाहते हो, एक तरीके से ये भी हो सकता है। तो अब ये ठीक है, उन्होंने जो कहना था वो कहा अपना, लेकिन उनको जवाब मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ कहे उसका जवाब नहीं मिलेगा। ये परिवर्तन जो है 10 सालों में समीर जी आ गया है कि अब जवाब जो है मिलने लगे हैं, ये साफ तौर पर समझा सकता है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली में परिवर्तन कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह भी साफ समझ में आ रहा है अमलेंदु जी। भले ही वो अल्पमत की सरकार चला रही हो, भले ही वो एक बैसाखियों पर टिकी हो, क्योंकि यहां कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कहीं भी कोई कार्रवाई हो रही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने में लगी हुई है, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन कहीं से कोई इनमें परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। और आज जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई है आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज के यहां, उसको भी कुछ इसी ढंग से देखा जा रहा है कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। और तमाम मुद्दों में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, ट्रंप ने आज नोटिफिकेशन अमेरिका ने जारी ही कर दिया 50% टैरिफ का भारत के खिलाफ, कल से वो लागू हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि बिहार में जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, यह कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के यहां छापेमारी करवाई गई है। जांच एजेंसी है ईडी, लेकिन उसको वो छापेमारी करवाने के लिए सीधे सरकार पर आरोप लगते हैं।
और कई बार वो आरोप सही साबित होते दिखाई पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, अब ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि मार्कशीट से हटाने के लिए है, मार्कशीट से नहीं, ये वोट अधिकार यात्रा जो है उससे हटाने के लिए है। तो आम आदमी पार्टी भी मार्कशीट का तो मामला है, अब लोगों को समझ में आ गया है, बिना देखे ही लोग जान गए। हाँ समझ में आया कि फर्जी है ही, तो उसमें अब देखना क्या असली है नकली है, सबको मालूम फर्जी है। जी दिखाया भी था कुछ साल पहले अरुण जेटली और गृह मंत्री, तब गृह मंत्री नहीं थे शायद, अमित शाह तब बीजेपी के अध्यक्ष थे, और उन्होंने दिखाया था। और जो मार्कशीट दिखाई थी वो प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि ये कैसी मार्कशीट है, ये सही मार्कशीट नहीं है, वास्तविक मार्कशीट नहीं है। और उस पर जो डिग्री दिखाई गई थी वो तो उसने तो और साबित कर दिया। और साबित कर दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने सौरभ भारद्वाज पर जो ईडी की छापेमारी पड़ी है उसको इसी से जोड़ा है। तो हम लोग सुन सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज के यहाँ ईडी की छापेमारी को लेकर। जी बिल्कुल, सुनते हैं मनीष सिसोदिया को। आपको बता दें कि आज सुबह ही ईडी की छापेमारी हुई है सौरभ भारद्वाज के यहाँ। और सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब स्वास्थ्य मंत्री थे। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी का रेड चल रहा है, क्या कहेंगे मनीष जी? सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेकर झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है? बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे, और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन ईडी का जैसे जो इतिहास है, जो बताते हैं कि जब भी कार्रवाई होती है तो भ्रष्टाचार के गंभीर मसले को लेकर ईडी का हमेशा दावा रहता है कि हम कार्रवाई करते हैं। ईडी का केवल एक ही मसला रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कह दे कि वे देश का ध्यान भटकाना है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे जो बहुत फोकस कर रहा है देश, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक में, इंटरनेशनल मीडिया तक में चर्चा हो रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठी डिग्री के मामले में एक्सपोज हो रहा है। तो ईडी का काम, ईडी को काम ले लिया उन्होंने। ईडी का यही काम रह गया आजकल। ईडी का काम भ्रष्टाचार रोकना थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब फंसने लगे तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। तो ये तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और सही कहा उन्होंने कि सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर कितने दिनों तक चला, और अभी कुछ दिन पहले सारे केस वापस ले लिए गए। बिल्कुल, सारे कुछ मिला ही नहीं, कोई एविडेंस नहीं समीर जी, सारे केस वापस ले लिए गए। और एक बड़ा मसला जो है बहुत बढ़िया जो आया है, गोवा के एक मंत्री थे और उनका नाम है मोविन गोंजिन्हो। ये 27 साल बाद वो बरी हुए हैं। कांग्रेस की सरकार थी 1998 में जब गोवा में, तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और 27 साल मुकदमा चलने के बाद वो व्यक्ति बेदाग बरी हो गया। आप समझ सकते हैं किस तरीके से दुष्चक्र रचा जाता है। 98 में तब भी केंद्र में जो थी वो सरकार जो थी इन्हीं की थी, एनडीए की ही सरकार थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से लाया जा रहा है। यानी उस आदमी का कैरियर जो है खत्म तो हो ही गया ना 27 साल बाद जाके। अभी 27 साल के राजनीतिक कैरियर का हिसाब किताब कौन देगा? ये है ना। तो यही जो है कहते हुए सुने जा रहे हैं अपने मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज को। अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, उसको क्या बता सकते हैं? अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, और जो उदाहरण दिया ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और सत्येंद्र जैन जेल में बंद रहे, उनकी जो तस्वीरें जेल से आई थी वो किस तरह की थी। खैर, अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड, मोदी सरकार
द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, यह कभी नहीं होगा। आप बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ये उनका ट्वीट है और इसको लेकर जो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं आतिशी, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। उनको भी सुनते हैं क्या कह रही हैं। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कहीं न कहीं वो अक्सर सही साबित होते दिखाई पड़ते हैं कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये छापेमारी की जाती है। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं आतिशी सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी पर। चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं। उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। तो ये फर्जी ईडी की रेड की गई है। अब ये फर्जी है या असली है, ये तो जब जांच में पता लगेगा। जिस तरह से सत्येंद्र जैन की जांच हो गई और पता लग गया कि इतने दिनों तक जेल में रखने के बावजूद कोई एविडेंस नहीं मिला। खैर अपनी जगह है, लेकिन जो बार बार डिग्री की बात हो रही है, अमलेंदु जी बता दिया जाए कि जो इसको लेकर एक आरटीआई दाखिल की गई थी केंद्रीय जो सीआईसी के पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, और उन्होंने कहा था कि मांग की गई थी कि 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने भी बीए पास किया है उनकी डिग्री दिखाई जाए। क्योंकि उसी साल दावा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि प्रधानमंत्री ने भी उसी साल बीए पास किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से, और यह उनके चुनाव के घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ था जो जब चुनाव लड़ रहे थे। तो ये इसको लिए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीआईसी के आदेश को माना नहीं और उसको चुनौती दी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। अब बड़ा सवाल है, सही कह रही हैं आतिशी, कि किसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच रहा है तो बड़े गर्व की बात होती है। उसको तो गर्व के साथ ये क्लेम करना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वो उनकी डिग्री को छिपा रही है। अभी हम देख रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष यात्री है, वो जिस स्कूल में पढ़े थे उनका स्कूल कल वहां पर तमाम कार्यक्रम कर रहा है और उनको एक यात्रा वहां पर एक रोड शो किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है अगर प्रधानमंत्री किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के पढ़ाई को लेकर किसी कॉलेज ने और स्कूल ने भी कभी इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया अमलेंदु जी। और ये बात
होती है कि आखिर ये सारी डिग्रियां कहां से आई, और जबकि प्रधानमंत्री खुद पहले पुराने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्होंने तो पढ़ाई की ही नहीं। समीर जी, डिग्री यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़ दीजिए, किसी प्राइमरी स्कूल ने भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पढ़े हैं। देखो, प्राइमरी स्कूल ही कह देता है, वो टीचर जरूर खोज के लाए गए थे जिन्होंने बताया कि साहब उन्होंने मोदी जी को पढ़ाया है। अब पता नहीं वो कहाँ पढ़ाया है, किस पाठशाला में पढ़ाया है, क्योंकि मोदी जी तो बचपन में मगरमच्छ पकड़ते थे, पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता होगा स्कूल जाने का। तो बहरहाल जी, अब उनकी डिग्री वो जाने, उनका काम जाने। समीर जी, देश को उनकी डिग्री देख के करना भी क्या है। देश का भट्टा जिस तरीके से बैठा दिया उससे डिग्री मालूम पड़ रही है कैसी डिग्री है। भारतीय जनता पार्टी सोचे कि उसको क्या करना है मोदी जी की डिग्री का, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे अभी जब वो, और तब जाकर वो घुसपैठियों की जिस तरीके से बात की थी समीर जी, और असम के अंदर भी घुसपैठियों का बड़ा मसला है, झारखंड में भी किया था। कांग्रेस में चुनाव आते हैं इन राज्यों में, हाँ बात होता है। तो कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने जो है इसको लेकर कहा है साफ तौर पर कि कांग्रेस पार्टी का रुख साफ है कि कोई भी बांग्लादेशी असम में अवैध रूप से नहीं रहना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना असम सरकार और केंद्र सरकार दोनों का फर्ज है। वे 10 साल से सत्ता में और सीमा सुरक्षा उनकी निगरानी में है, फिर भी अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर बात है समीर जी की मैं और आप तो जिम्मेदार नहीं होंगे, या तो मोदी जी जिम्मेदार होंगे, या अमित शाह जी होंगे, या हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे, यही जिम्मेदार हो सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और सिर्फ राजनीति क्यों कर रही है। हमारा रुख साफ है, और लोग असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से ज्यादा जागरूक हैं। जैसे झारखंड में घुसपैठ पर उनकी राजनीति नाकाम रही, वैसे ही असम में भी नाकाम रहेगी। हम लोग सुन सकते हैं। और झारखंड में भी जब विधानसभा चुनाव थे तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही था। सुनते हैं क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। इसका स्थिति क्या है? स्पष्ट है कि एक भी बांग्लादेशी व्यक्ति अवैध रूप से असम में नहीं रहना चाहिए, और असम की सरकार का ये दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। 10 साल से वे हैं, सीमा सुरक्षा उनके हाथ में। उत्तर पूर्वांचल में एनडीए की सरकार है, एनडीए समर्थन से बनी हुई सरकारें हैं। तो अगर अवैध रूप से घुसपैठी आए हैं तो इसका जिम्मेवार कौन? अगर कोई सस्पेक्ट है तो सस्पेक्टेड व्यक्ति पर ये सरकार इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, सिर्फ राजनीति करती है। तो इसीलिए हमारा स्थिति स्पष्ट है। लोग भी हिमंता बिस्वा शर्मा जी से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। जिस तरीके से उनका घुसपैठिया का बलून झारखंड में फेल हुआ, वैसे ही असम में ये उनकी राजनीति फेल होने वाली है। तो ये वो जो असम में घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, और ये अक्सर होता है अमलेंदु जी, चाहे झारखंड में भी चुनाव के समय हम लोगों ने देखा घुसपैठियों का मुद्दा, अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा, रोहिंग्या का मुद्दा, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उस राज्य से वो मुद्दे गायब हो जाते हैं, फिर जहां चुनाव आता है फिर वहां के मुद्दे आ जाते हैं। हाँ, अब झारखंड में बात नहीं हो रही घुसपैठियों की। निशांत दुबे भी बहुत लोकसभा में जो थे कूद के आते थे कि घुसपैठी है, वो भी नहीं कह रहे झारखंड में घुसपैठी है। बाबूलाल मरांडी भी नहीं कह रहे, चंपाई सोरेन भी नहीं कह रहे कि घुसपैठी है, मोदी जी भी नहीं कह रहे। वहां गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा, वो भी नहीं कह रहे कि झारखंड में घुसपैठी है। अब कोई नहीं कह रहा घुसपैठी है। अब घुसपैठी बिहार में आ गए, और बिहार से निकलेंगे तो बंगाल पहुंच जाएंगे, बंगाल से निकलेंगे तो असम पहुंच जाएंगे, फिर यूपी आ जाएंगे। ये तो वो संजय राउत की तरह से, संजय राउत ने जो कहा था कि ये 40 लाख वोटर है चुनाव आयोग। लगता है कि 40 लाख घुसपैठी ही वोट करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? इनको बड़ा प्रेम है घुसपैठियों से और 40 लाख वोटरों से, तो हो सकता है ऐसी कुछ हो। अब ये तो बीजेपी जाने उनका मामला गया, हम क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर वहां घुसपैठिए पहुंच रहे हैं तो 10 साल से आप कर क्या रहे हैं? ये नाकामी तो आपकी है, वहां राज्य सरकार की नाकामी है और केंद्र सरकार की नाकामी है। बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर वो केंद्र सरकार के जिम्मे है, केंद्र सरकार की एजेंसियों के सुरक्षा बलों के जिम्मे है, और राज्य की कानून व्यवस्था वहां के राज्य के जिम्मे है। तो ये दोनों ही सरकारें क्या कर रही हैं? अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, इसलिए घुसपैठिए वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यह सवाल चुनाव में उठाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको लगता है कि इस तरह के मुद्दों से उसको फायदा
होगा, भले ही हो या ना हो। झारखंड में जिस तरह से उठाया गया वहां कोई फायदा उसको इस बात का नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठाती है समय देखकर और जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं समय देखकर, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं टाइम देखकर, और जिस तरीके से बयान जारी किए जाते हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों तक को नहीं छोड़ा जाता, मौजूदा न्यायाधीशों को भी नहीं छोड़ा जाता, सीजेआई को भी नहीं छोड़ा जाता। अब एक बार फिर जो है ये सियासत गर्मा गई है कि कैसे पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के 14 साल पुराने फैसले पर उंगली उठा रहे हैं देश के गृह मंत्री। और अगर उनका फैसला खराब था, गलत था, तो उसको चुनौती आपको देना चाहिए था। आप चुनौती क्यों नहीं दी गई? लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी बात को स्पष्ट किया और कहा है कोई भी फैसला किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और एक सशक्त चुनौती पेश कर रहे हैं। इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि एनडीए के घटक दल भी उनके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं परोक्ष रूप से। अब चुनाव में इसीलिए बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की कि अगर कहीं ये दल उनके समर्थन में आ गए तो बीजेपी का एनडीए का जो एनडीए के उम्मीदवार हैं चुनाव हार भी सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत क्लोज फाइट होनी है दोनों उम्मीदवारों के बीच में। बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ पहुंचे हैं और वहां उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों से समर्थन मांगने के लिए। ये तस्वीरें हैं और इसमें बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं लोग, वहां पर नेता दिखाई पड़ रहे हैं जिनके बीच में बी सुदर्शन रेड्डी हैं। समर्थन जबरदस्त इनको वहां भी मिलता दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है बी सुदर्शन रेड्डी को। और ये भी हो सकता है समीर जी कि ये उपराष्ट्रपति पद का उपचुनाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि गोटे जो है इंडिया गठबंधन ने विपक्ष ने बहुत अच्छी तरीके से बिछाई हैं। और जिस तरीके से बिल लाया गया 30 दिन वाला, इसने और जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो माहौल तैयार कर दिया है कि आरएसएस का उम्मीदवार जो है सीपी राधाकृष्णन वो चुनाव हार सकते हैं। जी बिल्कुल, चुनाव में क्या होता है नतीजा, निश्चित तौर पर ये नतीजे बड़े चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी उसी को लेकर है। अब तमाम जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं वो इनसे ध्यान भटकाने के लिए हो रही हैं या फिर किस वजह से, लेकिन बिहार में एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से सफल हो रही है, निश्चित तौर पर उसने बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। क्या होता है, नीतीश कुमार आज आ रहे हैं, क्या बातें होती हैं, बीजेपी के किन नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री से भी मुलाकात होती है या नहीं, एनडीए के घटक दलों के सभी नेता मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उस पर हमारी रहेंगी निगाहें। वोटर अधिकार यात्रा पर भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।